सो लास्ट चैप्टर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करने के बाद यानी कि उत्पादक संतुलन करने के बाद अब जो है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या, थ्योरी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का सिद्धांत। देखो थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सेम जो इंपैक्ट है वो वैसा ही रहेगा जैसा हमने किसके अंदर पढ़ा था, डिमांड वाले चैप्टर के अंदर। बस अंतर क्या है कि जब आप डिमांड पढ़ते थे डिमांड यानी कि मांग, उस समय आप क्या सोच के चैप्टर पढ़ते थे कि आप कौन हो, कंज्यूमर हो। और वहीं पर जब आप बात कर रहे हो किसके बारे में, सप्लाई के बारे में यानी कि पूर्ति के बारे में, तो आपको क्या मान के चलना है कि आप कौन हो, आप हो सप्लायर यानी कि पूर्तिकर्ता। एक कंज्यूमर क्या चाहता था, एक कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं डिमांड तब करूंगा जब कीमत क्या हो, कम हो। और वहीं पर एक सप्लायर क्या चाहता है कि मैं कब सप्लाई करूंगा, जब कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, समझ गए चीज। हाँ, तो जो आपका डिमांड वाला चैप्टर था जहां पर आप मान के चलते थे कि आप हो कंज्यूमर और एक कंज्यूमर ये चाहता है कि भाई कीमत कभी बढ़े ना, हमेशा कीमत कम रहे तो मैं ज्यादा डिमांड कर सकूं। बट वहीं पर एक सप्लायर क्या चाहता है कि भाई कीमत हमेशा बढ़ती रहे क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जरा हम ना डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो आखिर सप्लाई क्या होता है, समझना ध्यान से, पूर्ति क्या होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सप्लाई होती क्या है या पूर्ति क्या होती है, तो किसी सप्लायर के द्वारा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, एक निश्चित समय अवधि में, उसके द्वारा निश्चित कीमत पर कितनी वस्तु की पूर्ति की जाती है, कितनी वस्तु को वो बेचने का इच्छा रखता है, दैट इज उसका सप्लाई। यानी कि सप्लाई क्या है, तो हम कहेंगे क्या, किसी उत्पादक द्वारा वस्तु की निश्चित कीमत पर, किसी उत्पादक द्वारा वस्तु की निश्चित कीमत पर वह किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में वस्तु की कितनी मात्रा बेचने की इच्छा रखता है। ठीक है, ये उसकी क्या कहलाती है, पूर्ति। यानी कि द certain amount of commodity which a supplier wants to sell at its certain price and a certain time। देखो, तो सप्लाई क्या होती है, तो सप्लाई का मतलब है, पूर्ति का मतलब है कि कोई भी सप्लायर या कोई भी पूर्तिकर्ता किसी निश्चित समय में, किसी दिए गए समय में किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचने की इच्छा रखता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं सप्लायर हूं और इस समय इस पेन की रेट चल रही है 10 रुपए। मैं एक सप्लायर हूं और इसका रेट कितना चल रहा है, 10 रुपए चल रहा है। तो मैं 10 रुपए पर यानी कि दिए गए कीमत पर इस वस्तु की कितनी मात्रा बेचूंगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सप्लाई। समझ में आया चीज। फिर अब देखो बात करते हैं क्या, ठीक है, सुनाया सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई का मतलब क्या है कि कोई भी उत्पादक किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु के कितनी मात्रा बेचने की इच्छा रखता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं क्या, ये हो गया ना। फिर हम बात करते हैं क्या कि आखिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी कि अगर हम बात करें तो पूर्ति की मात्रा। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की मात्रा क्या होती है, समझना ध्यान से। कहते क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स या कमोडिटी
द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और कमोडिटी सप्लाइड बाय द सप्लायर, कि किसी सप्लायर के द्वारा, किसी पूर्तिकर्ता के द्वारा कितनी वस्तु की पूर्ति की गई है, यह उसकी क्या कहलाती है? पूर्ति की मात्रा। यानी कि किसी भी उत्पादक या फिर पूर्तिकर्ता के द्वारा, किसी भी उत्पादक या फिर पूर्तिकर्ता के द्वारा कितने वस्तु की पूर्ति की गई है, यह क्या कहलाती है? उसकी पूर्ति की मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक सप्लायर है, वो किसी दिए गए समय में कितनी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है, तो हो गई सप्लाई, और इसकी उसने कितनी मात्रा बेच दी है, वो उसकी क्या कहलाएगी? क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, अगला हो गया। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं, समझना ध्यान से, तो अब एक होता है, देखो जिस प्रकार से हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था, क्या? डिमांड स्केड्यूल। जिस प्रकार से हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था डिमांड स्केड्यूल, यानी कि मांग अनुसूची। तो मांग अनुसूची क्या होती है हमारे पास? कि जब हम ना वस्तु की डिमांड एंड वस्तु के प्राइस, यानी कि जब हम वस्तु की मांग और कीमत का संबंध किसमें शो करते थे? टेबल, तो वो कहलाती थी मांग अनुसूची। ठीक है, जब हम वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत का संबंध किसमें दर्शाते थे? तालिका में, तो वो कहलाती थी मांग अनुसूची। उसी प्रकार से अगर आपको बोलता है कि आखिर भाई सप्लाई स्केड्यूल क्या है? सप्लाई स्केड्यूल यानी कि अगर बात करें पूर्ति अनुसूची, तो पूर्ति अनुसूची क्या होती है हमारे पास? तो सेम उसी प्रकार से व्हेन वी शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी and the quantity supplied by the supplier with the help of table। ठीक है, तो यानी कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? तो जब हम पूर्ति की मात्रा तथा वस्तु की कीमत का संबंध किसमें दर्शाते हैं? तालिका द्वारा दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति का संबंध शो करना विद द हेल्प ऑफ टेबल। जैसे ये हो गया आपका प्राइस और एस एक्स हो गया आपका सप्लाई। तो देखो 1 2 3 4 मैंने बताया ना, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी वस्तु की सप्लाई तब बढ़ती है जब उसकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे कीमत 1 था तो 10 वस्तु का सप्लाई, कीमत 2 हुआ तो 20, कीमत 3 है तो 30, 40, 4 है तो 40। और डिमांड में उल्टा था, डिमांड में हम क्या करते थे? कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देते थे। बट यहां पर सीधा रिलेशन है कि अगर भाई कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई को भी हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, सही चीज आ गया। तो कैसा रिलेशन है आपका इसके अंदर? पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? यानी कि धनात्मक। सुना है चीज? यानी कि पॉजिटिव है ना, क्योंकि देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, और अगर कीमत घटेगी तो सप्लाई को भी घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होता है कि आखिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या है। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का मतलब हुआ कि हम कितनी मात्रा की सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद था सप्लाई स्केड्यूल यानी कि पूर्ति अनुसूची। तो शो करना रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो जब हम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति का संबंध तालिका द्वारा दर्शाते हैं तो वो कहलाती है उसकी सप्लाई स्केड्यूल यानी कि पूर्ति अनुसूची। और दोनों में संबंध कैसा है आपका? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। ठीक है, हो गया। अब देखो इसी प्रकार से जो अगला होता है आपके पास कि टाइप्स ऑफ सप्लाई स्केड्यूल यानी पूर्ति अनुसूची के प्रकार। टाइप्स ऑफ सप्लाई
स्केड्यूल यानी कि पूर्ति अनुसूची के प्रकार। तो देखो टाइप ऑफ सप्लाई स्केड्यूल ठीक वैसे ही है जैसे हमने डिमांड स्केड्यूल के प्रकार पढ़े थे। मांग अनुसूची भी दो प्रकार की थी ना, एक था आपका इंडिविजुअल और एक था आपका बाजार मार्केट। तो उसी प्रकार से ये भी दो प्रकार के होता है हमारे पास, एक होता है आपका इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत और दूसरा होता है आपके पास कौन सा, मार्केट यानी कि आपका बाजार। ठीक है भाई। तो जो आपका पूर्ति अनुसूची है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, दूसरा होता है आपका मार्केट यानी कि बाजार। अब दोनों में देखो अंतर क्या है समझना ध्यान से। आपको मैंने बताया कि सप्लाई स्केड्यूल होता क्या है, तो कीमत और पूर्ति का संबंध यानी कि प्राइस और सप्लाई का संबंध शो करना विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो जब हम केवल क्या करते हैं, एक ही वस्तु की कीमत यानी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड एस एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी और सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। तो जब हम केवल एक ही वस्तु की प्राइस और एक ही वस्तु के सप्लाई का संबंध शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो वो कहलाती है आपकी इंडिविजुअल। और जब एक से ज्यादा, जैसे प्राइस ऑफ एक्स सप्लाई ऑफ एक्स या फिर प्राइस ऑफ वाई एंड सप्लाई ऑफ वाई, तो जब हम मोर देन वन कमोडिटी के रिलेशन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो वो कहलाता है आपका मार्केट। समझ, सिंपल सी है। सप्लाई स्केड्यूल का मतलब शो करना रिलेशन बिटवीन सप्लाई और प्राइस, पूर्ति और कीमत विद द हेल्प ऑफ तालिका। तो दैट इज आवर सप्लाई स्केड्यूल, पूर्ति अनुसूची। और जब हम शो करते हैं, और प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है बाजार। व्यक्तिगत वाले में क्या होता है, केवल एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु की पूर्ति का संबंध शो करोगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। और मार्केट वाले में क्या होता है, एक से ज्यादा। समझ आया चीज? नाउ बात करते हैं अगला, वो होता है आपके पास क्या, सप्लाई कर्व। अब जो अगला टॉपिक होता है ना आपका, वो होता है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व नोट कर पा रहे ना? ठीक है। अब होता है हमारे पास क्या, सप्लाई कर्व यानी कि पूर्ति वक्र। अब देखो जैसे मैंने कहा सेम जो मांग के चैप्टर में था ना, जैसे ऐसा वैसे हम इसके अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था डिमांड कर्व क्या होता है, तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था डिमांड कर्व के बारे में कि डिमांड कर्व यानी मांग वक्र क्या होता है, तो शो करना रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसका ग्राफ ऐसा होता था, जब हम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग का संबंध किसमें शो करते हैं, ग्राफ की सहायता से, तो वो कहलाता है आपका मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व। और उसका कर्व इस प्रकार से था। अब ऐसे इसमें क्या होता है, तो व्हेन वी शोज द रिलेशन, व्हेन वी शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, यानी कि जब वस्तु की कीमत तथा पूर्ति का संबंध किसके द्वारा दर्शाए, ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं, तो वो कौन सा होता है, सप्लाई कर्व। अब देखो सप्लाई कर्व बनता कैसे, देखो ध्यान समझना। मैं दोनों में समझाता हूं, एक बार मैं डिमांड कर्व का भी बताता हूं, इसका भी बताता हूं। देखो समझना, यहां पे मैं डिमांड कर्व का बताता हूं, डिमांड कर्व का यानी मांग वक्र का। तो याद रखना जो इसका कर्व होता है यहाँ पे एक्स, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका क्या होता है, क्वांटिटी होती है, क्या होती है, और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है आपका, प्राइस। क्या होता है, प्राइस। मैंने कहा 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। हमें पता है ना डिमांड वाले में क्या होता है, तो हमें पता है डिमांड वाले में क्या होता है कि जब कीमत होती है 5, तो क्वांटिटी की जो डिमांड करते हैं कम करते हैं। जैसे अगर 5 है कीमत, तो मैं कितने क्वांटिटी डिमांड करता हूं, 1। कीमत है 4 तो 2, कीमत है 3 तो 3 की, कीमत है 2 तो 4 की, और कीमत है 1 तो 5 की। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है आपका, वो कैसा होता था आपका, ऐसे। ठीक है भाई, क्योंकि कीमत के घटते ही जो क्वांटिटी है डिमांड की वो बढ़ जाती है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं सप्लाई कर्व के बारे में, तो सप्लाई कर्व में आप देखोगे एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। एक्स पे आपका क्या होता है, आपका क्वांटिटी, और यहां पे होता है आपका प्राइस। 5 4 3 2 1,
1 2 3 4 5। अब इसमें आप चेक करोगे तो हमें पता है ना कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है हम सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारे पास क्या कि कीमत है, हमारे पास अगर देखो कीमत है कितना, कीमत है 1 तो क्वांटिटी भी कितनी बेचते थे 1, कीमत है 2 क्वांटिटी कितनी बेचेंगे 2, कीमत है 3 तो क्वांटिटी 3, कीमत है 4 तो क्वांटिटी 4, कीमत है 5 तो क्वांटिटी 5। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो यह चीज तो याद है दोनों ग्राफ में अंतर है, डिमांड का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इसका ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। समय चीज इसमें है नेगेटिव रिलेशन, इसमें है आपका पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व, ऐसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में, समझ यहां तक? हाँ, ऐसे ही बात करते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में। टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व यानी कि पूर्ति वक्र के प्रकार। पूर्ति वक्र के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, सेम वही है व्यक्तिगत, और दूसरा होता है आपके पास कौन सा, मार्केट यानी कि बाजार। और सेम वही चीज है, इंडिविजुअल में क्या होता है कि व्हेन वी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द कमोडिटी ऑफ सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कि जब हम वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत का, वो भी कितनी वस्तु, केवल एक वस्तु का संबंध शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो वो क्या कहलाएगा आपका इंडिविजुअल। केवल एक वस्तु का, कि केवल एक वस्तु, ये है सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। और इस वाले में क्या होता है, एक से आपका अधिक वस्तु, इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ये सप्लाई ऑफ एक्स एंड सप्लाई ऑफ वाई। समझ भाई? तो इस वाले में क्या होता है, इंडिविजुअल के अंदर हम केवल एक ही वस्तु की कीमत और एक ही वस्तु की सप्लाई का संबंध शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और इसके अंदर क्या होता है आपका एक से अधिक वस्तु का संबंध आप शो करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, टाइप्स ऑफ सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है। अब जो मेन चीज होता है आपका इस चैप्टर का, जैसे उस वाले चैप्टर में था मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे इस चैप्टर के अंदर भी आता है कौन सा आपका, सप्लाई का नियम यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई। तो पर उसको पहले एक टॉपिक हमारे पास जो है, टॉपिक क्या, कि फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, कि सप्लाई को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, ठीक। तो हम बात करते हैं क्या, तो लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए यानी कि पूर्ति के नियम को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा किसके बारे में, तो हमें समझना पड़ेगा कि फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई यानी कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्या, और इसी को हम कहते हैं क्या, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन यानी कि पूर्ति फलन। देखो सप्लाई फंक्शन यानी कि पूर्ति फलन क्या होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो सुनो, तो पूर्ति फलन या सप्लाई फंक्शन क्या होता है कि द रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड द फैक्टर affecting the quantity of supply, the quantity of supply and the factor affecting the supply। दोस्तों ध्यान से, अगर हमसे कहता है ना कि सप्लाई फंक्शन या पूर्ति फलन क्या होता है, तो हम कहेंगे वस्तु की पूर्ति और उसको प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर होंगे उनके बीच में जो भी रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं क्या, पूर्ति फलन। यानी कि वस्तु की पूर्ति
वस्तु की पूर्ति तथा वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होता है हमारे पास, तो वस्तु की पूर्ति यानी कि वस्तु की सप्लाई, ठीक है, और प्लस में जो भी फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, सप्लाई को, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहते हैं क्या, सप्लाई फंक्शन यानी कि पूर्ति फलन। समझ आया चीज, वस्तु की पूर्ति और वस्तु को जितने भी फैक्टर प्रभावित करेंगे इनके बीच में जो संबंध होगा इस संबंध को हम कहेंगे क्या, सप्लाई फंक्शन। ठीक है, अब सप्लाई फंक्शन के अंदर आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके इफेक्ट करते हैं, तो कई सारे फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना कि फैक्टर अफेक्टिंग दी सप्लाई, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से मांग को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट थे उसी प्रकार से पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखना तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि वस्तु की कीमत। तो कई सारे फैक्टर हैं हमारे जो पूर्ति के प्रभाव को या पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। उसमें से जो पहला होता है हमारे पास वो क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करती है, तो हमें पता है ना कि अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और वहीं एट द सेम टाइम अगर कीमत घटेगी तो सप्लाई भी घट जाएगी। समझ भाई, तो वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच में रिलेशन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है आपका, नेगेटिव। सुना चीज, तो वस्तु की कीमत और वस्तु के सप्लाई में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है आपका, नेगेटिव रिलेशन है। तो पहला जो ये इफेक्ट आप करता है ये वाला। जो सेकेंड चीज है जो आपको इसको प्रभावित करता है वो होता है क्या आपका, गोल ऑफ द फर्म। क्या होता है हमारे पास, जो सेकेंड चीज है हमारे पास वो होता है गोल ऑफ द, जो गोल ऑफ द फर्म जो है ना भाई ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है, समझ ध्यान से, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो आमतौर पे क्या करेगा, आमतौर पे वो वस्तु की कीमत को क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। ठीक है, और ज्यादा कीमत पे क्या होती है, सप्लाई भी ज्यादा करेगा वो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का उद्देश्य यानी कि फर्म का लक्ष्य या उद्देश्य। ठीक है, यदि फर्म का लक्ष्य अधिक लाभ कमाना है, यदि फर्म का उद्देश्य क्या है, अधिक लाभ कमाना है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो कीमतों, तो ऐसे में वो कीमतों क्या करेगा, कीमतों को बढ़ाएगा, और कीमतों को बढ़ाने से जो पूर्ति की मात्रा होती है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ाएगा वो। ठीक है, समझ गए चीज। अगर वस्तु का उद्देश्य है, वस्तु का ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वस्तु कीमतों को बढ़ा देगा, और ज्यादा कीमत पर वो क्या करेगा, अपना सप्लाई भी करने को ज्यादा देखेगा। और वहीं पर यदि, यहीं पर यदि उसका उद्देश्य, इफ फर्म्स objective is to maximize the profit, then they raise the price, resultant increase in supply। अगर कंपनी का उद्देश्य है भाई क्या करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ाएगा। और हमें पता है कीमत अगर ज्यादा होती है तो वो वस्तु की पूर्ति को भी क्या कर देता है,
बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास क्या, अब देखो ध्यान से समझना, तीसरा होता है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, यानी कि भविष्य की संभावना, भविष्य की संभावना। ठीक है शुभम, भविष्य की संभावना देखो सुनो ध्यान से, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी यानी कि भविष्य की संभावना की बात कर रहे हैं। अगर हम समझना ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, भविष्य की संभावना की अगर हम बात करें, इफ यदि यदि भविष्य में, यदि भविष्य में वस्तु, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत को बढ़ने की अंदेशा है, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ऐसा हमें लगता है कि इन फ्यूचर जो है ना वो प्राइस बढ़ेगा, तो क्या आप अभी ज्यादा सप्लाई करोगे? नहीं, हम अभी सप्लाई नहीं करेंगे, हम कब करेंगे? इन फ्यूचर। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वर्तमान में क्या किया जाएगा? वर्तमान में पूर्ति को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर हमें लगता है कि वो बढ़ेगा, तो हम वर्तमान में क्या करेंगे? सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, और वहीं इसका उल्टा भी हो जाएगा, अगर हमें लगता है भविष्य में ना प्राइस घटने वाला है तो हम अभी सप्लाई ज्यादा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इफ देयर इज possibility to raise in the price of commodity in future, then it decrease in the supply of commodity at present। ठीक है, यदि हमें लगता है कि भाई भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो हम वर्तमान में सप्लाई कम कर देंगे, और यदि हमें लगता है कि भविष्य में कीमतें घटेंगी तो हम अभी सप्लाई बढ़ा देंगे। समझ आया चीज? समझ हो गया? इसका रिलेशन इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमें लगता है एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे पास कि अगर हमें लगता है प्राइस बढ़ेगी तो अभी हम सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और वहीं इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमें लगता है कि भाई प्राइस जो है कल को घटेंगे तो अभी सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, उल्टा रिलेशन हो गया इसमें। हाँ, नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा ना हमारे पास। फिर अगला अगर हम बात करते हैं क्या, तो ठीक है, देखो एक अगला होता है क्या? टेक्नोलॉजी। जो फोर्थ पॉइंट होता है ना आपका, फोर्थ पॉइंट वो होता है क्या? टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की। सुनो, अब बात करते हैं हम उत्पादन की तकनीक। समझ ध्यान से, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें लगता है कि भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी, सुन ध्यान से, यदि हमें लगता है कि जो हमारे, सुना, अगर हमें लगता है कि जो हमारे प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है जो कॉस्ट को क्या करती है? कम करती है, तो हम सप्लाई ज्यादा कर पाएंगे ना सर, ये चीज। यानी कि इफ द फर्म हैज द टेक्नोलॉजी which reduce the cost of production, which reduce the cost of
प्रोडक्शन मीन्स से कह रहा है क्या हमारे पास कि इफ द फर्म हैज द टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द फर्म ready to produce more goods in future and resultant supply increase. यदि वस्तु के उत्पादन की तकनीक इस प्रकार यदि वस्तु के उत्पादन की तकनीक इस प्रकार है कि वस्तु की लागत में कमी होती है तो उत्पादक अधिक वस्तु की पूर्ति करेगा। समझ आई? हाँ आया? तो ये है हमारे पास कितने हो गए? 4। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बात किया था किसके बारे में कि जो सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे, ठीक है। जरा उसी की बात करते तो हमने कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया था। सबसे पहला हमने बताया था किसके बारे में? प्राइस के बारे में ना। सबसे पहला फैक्टर जो था जो सप्लाई को इफेक्ट करता है वो क्या है? आपका प्राइस। और हम सब जानते हैं क्या कि वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं पर जो दूसरा फैक्टर था आपके पास वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास कौन सा? नंबर ऑफ फर्म्स। जो मैंने कल लिखवाया वो मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ फर्म्स यानी कि फर्म्स की संख्या, फर्म की संख्या। अब देखो हमें पता है, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा फर्म्स होंगे उतने ज्यादा ही सप्लाई होगा और जितने कम फर्म्स होंगे सप्लाई भी उतना कम होगा, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, यानी भविष्य में कीमतों की संभावना। यदि हमें लगती है कि भविष्य में जो प्राइस है वो बढ़ेगा, अगर हमें लगता है कि भाई प्राइस जो है वो भविष्य में क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, तो हम अभी सप्लाई को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम कल बेचेंगे, आज नहीं बेचेंगे, ठीक है भाई। इसी का उल्टा हो जाएगा। फिर एक होता है हमारे पास फोर्थ, वो होता है हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की तकनीक। अब अगर देखो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कॉस्ट कम पड़ती है, क्या कम पड़ती है? कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट कम आ रही है ना, लागत कम आती है, तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारी जो तकनीक है वो ऐसी है जो कॉस्ट को क्या कर देती है? कम कर देती है, लागत को कम कर देती है, तो मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? दूसरा एक और होता है पांचवा, वो होता है सरकार की गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है यहां पर टैक्स से। किससे? अगर सरकार किसी वस्तु के ऊपर टैक्स को क्या करती है? ज्यादा लगा देती है, तो मैं उसकी सप्लाई को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, क्योंकि भाई ज्यादा टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। समझ भाई? तो इस तरह से। और एक जो लास्ट होता है आपका छठे नंबर पे, वो होता है क्या? छठे नंबर पे जो होता है वो होता है आपका प्राइस ऑफ
रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमतें, संबंधित वस्तु की कीमतें, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमतें। अब वो संबंधित वस्तु जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है आपकी। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री, एक होता है कौन सा, सप्लीमेंट्री यानी जिसे हम कहते हैं पूरक वस्तु। कौन सी वस्तु, पूरक। और दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन वस्तु। तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं, सप्लीमेंट्री पूरक वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब पूरक वस्तु कौन सी होती है, तो ऐसी वस्तुएं जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जो एक साथ इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल जूता और जुराब। अगर हमें लगता है कि भाई कल को जूते का प्राइस जो है ना वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जुराब की सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है जूते का कीमत बढ़ रहा है तो मेरा जूता बेचने में ज्यादा फायदा होगा, तो चलो भाई जुराब की सप्लाई करना चालू कर दो, ठीक है, समझा जी। और इसी का उल्टा हो जाता है। बट वही प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो अल्टरनेट यूज होती है, एक के बदले दूसरी, एक के बदले दूसरी। फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफी। तो अगर मान के चलो चाय का प्राइस बढ़ गया है, चाय का प्राइस, तो हम कॉफी की सप्लाई को कम करके क्या बेचना चालू कर देंगे, चाय को बेचना चालू कर देंगे। सुना है चीज, हाँ। और वहीं अगर चाय की कीमतें घट जाएंगी तो हम क्या करेंगे, कॉफी की सप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो जिसमें फायदा वही बेचेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, आपको वस्तु की पूर्ति को, सप्लाई को। समझ गए चीज, कौन कौन सा था, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा देंगे। दूसरा था नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। तीसरा था हमारे पास कौन सा, तीसरा था भविष्य की प्राइस यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें लगता है भविष्य में प्राइस बढ़ेगा तो अभी सप्लाई कम कर दो, और भविष्य में प्राइस गिरने वाला तो अभी सप्लाई बढ़ा दो। फिर अगला था हमारे पास कौन सा, टेक्नोलॉजी, कि हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी है, तकनीक कौन सी है। तो अगर हमारी तकनीक कुछ इस प्रकार से है कि हम क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट को कम करें, तो ज्यादा सप्लाई करूंगा, और टेक्नोलॉजी ऐसे कि कॉस्ट ज्यादा आती है तो मैं सप्लाई कम करूंगा। फिर एक होता है हमारे पास सरकार की पॉलिसी यानी कि टैक्स। अगर वस्तु पे टैक्स ज्यादा लगता है तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, वस्तु पे टैक्स कम लगता है तो सप्लाई को बढ़ा दूंगा। फिर एक होता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ठीक है। तो दो प्रकार की होती है, कॉम्प्लीट सप्लीमेंट्री, और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स यानी कि पूरक वस्तु और आपका प्रतिस्थापन वस्तु। तो पूरक वस्तु वो होती है जो एक के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे जूता जुराब, ठीक है। तो अगर जूते का प्राइस बढ़ गया ना तो लोग जूते का सप्लाई बढ़ाएंगे, तो मैं किसका सप्लाई बढ़ा दूंगा, जुराब का भी सप्लाई बढ़ा दूंगा। वहीं पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होती है, जो एक के स्थान पर दूसरी इस्तेमाल होती है, जैसे चाय और कॉफी। चाय का प्राइस बढ़ा तो मैं कॉफी की सप्लाई कम करके क्या बेचना चालू कर दूंगा, चाय, और वहीं पर चाय की कीमतें गिर गई तो मैं चाय बेचना बंद करके कॉफी बेचना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आया, हाँ। तो जिस प्रकार से ना वहां पर एक टॉपिक होता था आपका मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, इसी प्रकार से मंकू बॉय यहां पर भी है कौन सा, लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन में ज्यादा कोई चेंज है ही नहीं, वहां पर देखो यहां पर आ गया लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम जैसा है ना वैसे आपका मांग का नियम भी था, लॉ ऑफ डिमांड। डेफिनेशन में भी आप देखोगे तो ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जब मांग का नियम हम पढ़ते थे तो हमने वहां बात किया था क्या, कि मांग को प्रभावित करने वाले अदर कारक, मांग को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर में कोई चेंज ना आए, बस किस में चेंज आए, प्राइस में चेंज आने से अगर मांग में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं मांग का नियम। समझ गए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था, कि जब अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता, केवल चेंज किस में आता है, प्राइस में, तो उससे अगर डिमांड चेंज हो जाता तो उसे हम कहते थे लॉ ऑफ डिमांड। उसी प्रकार से लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है, कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने ही फैक्टर थे, इन सभी फैक्टर में अदर फैक्टर में कोई चेंज ना आए, केवल किस में चेंज आए, प्राइस में। तो प्राइस में चेंज आने से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई।
ठीक है, सुना है चीज, यानी कि जब अन्य कारक समान रहे, केवल कीमत में परिवर्तन से यदि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन आता है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन आता है, तो उसे हम कहते हैं मांग का नियम। यानी कि when other factor remain constant, अदर फैक्टर में कोई चेंज ना है, while the change in supply occurs due to the change in price, तो दैट इज आवर लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि जब अदर फैक्टर में कोई चेंज ना आए, केवल चेंज किस में आए, प्राइस में, और प्राइस में चेंज आने से अगर सप्लाई में चेंज आया तो दैट इज आवर लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम शो करते हैं ना, तो मैंने बताया अदर फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज केवल किस में आ रहा है, प्राइस में। तो ये होता है आपका QX, ये होता है आपका PX प्राइस। तो मैंने बताया अदर फैक्टर में कोई चेंज आ रहा है, किसमें चेंज आ रहा है, प्राइस में। तो हमें पता है प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी भी कम सप्लाई होती है, प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी, तो इसमें से ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, सेम ये वाला ग्राफ समझ आए, तो ऐसा ग्राफ होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, अब एक टॉपिक होता है आपका एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्या कि आपके पास जो लॉ ऑफ सप्लाई था वो क्या था कि प्राइस में चेंज आने से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो दैट इज आवर लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे उस प्रकार था ना क्वेश्चन कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, तो ऐसे पूछता है लॉ ऑफ सप्लाई के भी क्या क्या एजम्पशन होते हैं। बहुत इजी चीज है, सिंपल पता है कैसे लिखेंगे, देखो एक बता दूं मैं आपको। तो ये क्या है आपका एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, assumption of law of supply, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई की मान्यता है, यानी कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो पूर्ति के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं समझना ध्यान से। कुछ नहीं है, हमने ऊपर जितने फैक्टर लिखे थे ना उन्हीं फैक्टर का नाम लिखना है और करना क्या है, तो देखो ध्यान से। पहला फैक्टर मैंने कौन सा लिखा था, प्राइस, तो ओनली चेंज इन प्राइस, केवल किसमें चेंज आएगा, केवल कीमत में परिवर्तन होगा। और बाकी जितने ही फैक्टर है ना सब में एक ही चीज लिख दो, ये रिमेन कांस्टेंट, ये रिमेन कांस्टेंट, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल भविष्य की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, समझ भाई, नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा। समझ, सिंपल सी चीज है। एजम्पशन अगर आपको बताना है तो बस ये लिख दो, केवल किसमें परिवर्तन होगा, कीमत में, और बाकी पांचों पॉइंट वही लिख दो कि फर्म्स की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फिर आपसे बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिलेटेड वस्तु के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिंपल ऐसे ही करना होता है, ठीक है, पहला ये पॉइंट, बाकी सबको रिमेन कांस्टेंट बता करके आपका ये वाला खत्म हो जाता है। अब जैसे हमने मांग का नियम पढ़ा था, तो मांग के नियम के बाद हमने एक चीज पढ़ा था एक्सेप्शन, कि कहां कहां पर मांग का नियम फेल हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी है क्या कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति के नियम के अपवाद, पूर्ति के नियम के अपवाद, कि भाई कहां कहां पर पूर्ति का नियम फेल हो जाता है, यानी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई,
एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि कहां कहां पर लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। तो कई जगह पर आप देखोगे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, ठीक है। गिफिन गुड्स कौन सी होती हैं आपकी गिफिन वस्तुएं? तो मैंने ना गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो उच्च दर्जे की घटिया वस्तु होती है, ठीक है, टॉप लेवल की पुअर प्रोडक्ट्स, यानी ये उच्च दर्जे के घटिया वस्तु है, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, यानी कि टॉप लेवल लोकल या पुअर गुड्स, टॉप लेवल की पुअर प्रोडक्ट होते हैं ये। अब देखो यहां से फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जब हम रात में आखिरी टाइम पे बाजार जाएंगे ना तो वहां पर बैगन मिलता होगा और उस बैगन की हालत कुछ ऐसी हो गई होगी ऐसे मानसी, ठीक है, छेद रखे होंगे उसके छेद सी बन रखा होगा वो, ठीक है, बैगन सही भाई। तो उसकी जो हालत हो गई होगी ना वो कुछ इस प्रकार से होगी कि छेद होंगे उसके अंदर, ठीक है। जो सप्लायर है ना, पूर्तिकर्ता बेचने वाला, वो उसको सप्लाई करना चाहता है, पर हमें पता है कि सप्लाई कब करेगा ज्यादा, जब कीमतें ज्यादा होती हैं, पर वो इसको सप्लाई तो कर रहा है, पर कब कर रहा है, जबकि इसकी कीमतें कम है, क्योंकि वो बैगन 50 रुपए तो बिकेगा नहीं, 5 रुपए में पूरा ले जाइए। तो वो सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है जबकि कीमत कम है, समझे। तो यहां पर मांग का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। यहां पर मांग का नियम क्या हो गया जी, फेल हो गया, समझे भाई। तो मांग का नियम तब फेल हो जाता है जब वस्तु क्या होगी हमारे पास, घटिया वस्तु होगी, ठीक है। गिफिन वस्तु, गिफिन वस्तुओं ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही घटिया वस्तु हैं और ऐसी वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं, फिर भी सप्लायर सप्लाई करना चाहता है कि ले जाओ, समझ आया। अगला देखो सुनो, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कृषि उत्पाद, अब देखो ध्यान समझना, कृषि उत्पाद की बात करते हैं क्या, हम सबको पता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना वो किस पे डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु के ऊपर, ठीक है। मार्केट में ना गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा है, 50 रुपए, 60 रुपए, 80, 100, ठीक है। बट हुआ क्या कि इस बार क्लाइमेट या बारिश अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, सुनाया चीज, सुनाया भाई। तो क्या कह रहा है हमारे पास क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मतलब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कृषि उत्पाद होते हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे जलवायु के ऊपर। अब जलवायु, बारिश अच्छी नहीं हुई हमारी, गेहूं उगा नहीं, और जब गेहूं नहीं उगा तो भले ही मार्केट में कीमत ज्यादा है पर क्या उसकी सप्लाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, समझ चीज। तो यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या होता है कि भले ही कीमतें कितनी ज्यादा हो, भले ही कीमतें क्या हो, बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा हो, पर इनका जो सप्लाई होता है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा क्या कि जो गेहूं है ना उसकी खेती अच्छी नहीं हुई इस बार, उसकी खेती अच्छी नहीं हुई, ठीक है। तो उसकी खेती अच्छी ना होने के कारण भले ही मार्केट में कितना ही ज्यादा प्राइस क्यों ना हो पर उसका सप्लाई नहीं हो पाएगा, समझ आया जी। तो यहां पर भी क्या हो गया, अपना जो मांग का नियम था वो फेल हो गया। और अगला होता है हमारे पास क्या, एक और चीज था, थर्ड होता है हमारे पास क्या, मतलब ये चीज था हमारे पास कि अगर मान के चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, जलवायु के ऊपर। जलवायु अच्छा नहीं था इस बार या एप्रोप्रिएट नहीं था कि गेहूं का उत्पादन हो सके, तो गेहूं तो है नहीं हमारे पास, पर भले मार्केट में तो कीमत ज्यादा है पर क्या हम सप्लाई कर पाएंगे, जब है तो सप्लाई कहां से करेंगे। तो यहां पर भी क्या हो गया, आपका जो नियम था वो फेल हो गया। तीसरा होता है हमारे पास कौन सा,
तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां। आप देखते हो ना राशन कार्ड, राशन कार्ड में जो चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, क्या उनका दाम बहुत ज्यादा होता है? उनका दाम होता है कम, फिर भी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है भाई, समझिए। जैसे राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज, जो ग्रेन्स मिलते हैं एट द राशन कार्ड, ठीक है, वो कौन से होते हैं? तो ऐसे अनाज की ना कीमतें बहुत कम होती है, फिर भी सप्लाई ज्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर क्या होता है, मांग का नियम जो होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर हो गया मांग का नियम फेल। तो इनके बाद जो हमारे पास था, जिसके हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं आपका, एक होता है आपका चेंज इन, एक होता है आपका भाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और दूसरा होता है आपका चेंज इन सप्लाई। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर याद रखिएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति के मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा होता है आपका पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और एक होता है आपका पूर्ति में परिवर्तन। अब वो दोनों में क्या अंतर है, समझना ध्यान से भाई, दोनों में अंतर है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और चेंज इन सप्लाई। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, समझिएगा बाजवा। देखो, तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई तब होता है जब किसमें चेंज होता है, चेंज इन प्राइस। किसमें चेंज होता है? प्राइस में। यानी कीमत में चेंज होने से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस में चेंज होने से, कीमत में परिवर्तन होने से सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और वहीं एट द सेम टाइम अगर प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर थे ना, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर थे, अदर फैक्टर यानी कि अन्य कारक में, अदर फैक्टर चेंज होने से, यानी अन्य कारक में परिवर्तन आने से, अन्य कारक में परिवर्तन आने से अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्ति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन सप्लाई कहते हैं। सही है चीज। अगर चेंज इन प्राइस हो रहा है, कीमत में परिवर्तन होने से चेंज हो रहा है सप्लाई, तो वो कहलाता है आपका चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और वहीं प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर थे उनमें चेंज होने से अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई यानी कि पूर्ति में परिवर्तन। यही सेम चीज ना डिमांड के अंदर भी था, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड जब कीमत में चेंज आए, और चेंज इन डिमांड मांग में परिवर्तन जब कीमत के अलावा अदर फैक्टर में चेंज आता है। तो ठीक है, इस चीज को जो होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम मूवमेंट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, यानी पूर्ति वक्र में संचलन कहते हैं। पूर्ति वक्र में संचलन कहते हैं इसे हम। ठीक है, समझ चीज। पूर्ति में परिवर्तन, जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई तब होता है जब प्राइस में चेंज होता है, और इसे हम ये भी कहते हैं। ठीक है, और अगर बात होता है क्या हमारे पास, वही अगर हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई यानी कि पूर्ति में परिवर्तन, तो ये तब होता है जब अदर फैक्टर में चेंज आए, और इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग, इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग इन द सप्लाई कर्व,
शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, यानी पूर्ति वक्र में खिसकाव कहते हैं हम इसे। समझिए, बस ये बात ध्यान देना है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तब होता है जब प्राइस में चेंज हो, और इसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट यानी कि संचलन। और वही चेंज इन सप्लाई तब होता है जब कीमत में चेंज ना हो बल्कि अदर फैक्टर में चेंज हो, और इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, कल इनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माइक के साथ तो देखते हैं, देखना ध्यान से। हमने लास्ट टाइम जो बात किया था इसके बारे में कि दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है आपके पास चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जिसे हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और एक होता है आपके पास क्या, और एक होता है आपके पास चेंज इन सप्लाई, जिसे हम बोलते क्या है, पूर्ति में परिवर्तन। तो ध्यान से, दो चीज होती है हमारे पास। एक होता है क्या कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, और दूसरा होता है हमारे पास क्या कि चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम बात करें कि आखिर देखो मेजर अंतर क्या होता है, तो मैंने कहा था क्या कि जो चेंज इन सप्लाई होता है ना, पूर्ति में परिवर्तन, वो कब होता है, जब किसमें चेंज आए, जब चेंज आए अदर देन प्राइस। ठीक है, यानी कि जब चेंज आता है आपका कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन आता है ना, कीमत के अतिरिक्त अन्य चीजों में अगर परिवर्तन आता है तो उसे हम कहते हैं क्या, चेंज इन सप्लाई। बट जब चेंज किसमें होगा आपका, बट जब चेंज इन प्राइस होकर के अगर सप्लाई में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। मतलब सिंपल सी चीज है कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तब होता है जब कीमत में परिवर्तन होने से सप्लाई में चेंज हो। वहीं सप्लाई में चेंज कब होता है, जब प्राइस में तो चेंज ना हो बट चेंज किसमें आए, अदर देन प्राइस। कीमत के अलावा अगर अन्य फैक्टर में चेंज आ रहा है और उससे अगर सप्लाई चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। और मैंने बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। क्या बोलते हैं इसे, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र पर संचलन। और इसे हम कहते हैं क्या, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र में खिसकाव। समझ चीज, अगर आपसे बोलता है कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि तब चेंज आना, सप्लाई में अगर चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज होने से तो उसे हम कहते हैं क्या कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और वहीं पर अगर हमसे बोलता है क्या कि सप्लाई में चेंज आ रहा है प्राइस में चेंज आने से, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। इसे हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व यानी संचलन, और इसे हम कहते हैं क्या, शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व यानी कि खिसकाव। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में देखो ध्यान समझना, इन दोनों में ना दो फैक्टर्स होते हैं। इसमें भी एक होता है बढ़ना और एक होता है कम होना, इसमें भी एक होता है बढ़ना और एक होता है कम होना। तो जब इसमें बढ़ता है ना तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, और दूसरा जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन। हो जा, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, और इसे हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि आपका संकुचन। समझ गए। और ऐसे अगर हम बात करें तो इसमें आपका दो चीज होता है, इसमें एक चीज होता है आपका इंक्रीज यानी वृद्धि, और दूसरा चीज जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज यानी कि कमी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम वही है, इंक्रीज का मतलब ही बढ़ना, एक्सटेंशन का मतलब ही बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कमी होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही कमी होना। बट दिक्कत क्या होगी,
तो इसमें जो होगा, इसमें अगर बढ़ेगा या घटेगा तो किसमें चेंज आने से होगा, प्राइस में चेंज आने से। और इसमें जो होगा घटेगा या बढ़ेगा वो किसमें चेंज आएगा, अदर देन प्राइस के होने से, ठीक है। इसलिए हम इसे शिफ्टिंग कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, वो ये सेम वैसा ही था जैसे हमने पढ़ा था डिमांड वाले चैप्टर में, मांग के चैप्टर में, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर भी ये होता था कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड और चेंज इन सप्लाई और चेंज इन डिमांड। अब इनका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका समझना ध्यान से। देखो इनका ग्राफ देखना, इनका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। क्यू एक्स क्वांटिटी, यहां लिख देंगे प्राइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप देखना मैंने क्या कहा था, इसमें क्या होता है, प्राइस में चेंज आने से ना, अगर प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। और ये एक्सटेंशन है यानी बढ़ रहा होगा। तो देखो हमें पता है कि अगर 2 है प्राइस तो क्वांटिटी मान के चलो कितना सप्लाई हो रहा होगा, 3। और हमें पता है कि जैसे प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो मैंने कहा प्राइस बढ़ के हो गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 5, और इसका ग्राफ जो गया कैसा गया, ऐसा, ठीक है। ये जो चीज होता है ना, ये वाला है, ये चीज, ये होता है क्या, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र में विस्तार, इसे हम कहते हैं, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें कमी के बारे में तो फिर वही चीज थे। देखो पहले था हमारे पास, जब कीमत था 3 तो सप्लाई कितना होता था 5, अब कीमत घट के हो गया 2 तो सप्लाई कितना हो रहा है, मान के चलो 3। तो अब क्या हो रहा है, ग्राफ तो ऐसा ही है बट इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्या, संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया भाई, दोनों भी देख रहे हो आप, चेंज किस में हो रहा है, प्राइस में। प्राइस में अगर चेंज आने से सप्लाई में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और इसके 2 पहलू होते हैं, एक होता है एक्सटेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना, और बढ़ेगा तब कि जैसे कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई कर बढ़ जाता है, और जैसे कीमत घटती है तो सप्लाई कर घट जाता है। समझ आया चीज, ये सारा हो रहा है प्राइस में चेंज होने से, इसलिए हम इसे कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र पर संचलन, ठीक है, या विचलन। और ये सब प्राइस के आने से चेंज के कारण रहा है, इसलिए इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। अब दूसरा केस होता है हमारे पास कौन सा, जिसके अंदर मैं बताया था चेंज इन सप्लाई, यानी पूर्ति में परिवर्तन। और इसमें क्या होगा, इसमें प्राइस में चेंज नहीं आएगा बल्कि अदर फैक्टर में चेंज होगा। तो इसकी भी 2 चीजें ना, एक डिक्रीज होगा, एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा। बट इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे होगा, ग्राफ दोनों का ना इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। ये y, ये x, ये y और ये x। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास कीमत है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पर कीमत है और यहाँ पर क्या है आपका क्वांटिटी। इसमें देखो कीमत सेम रहेगी, कीमत कल भी 5 थी, कीमत आज भी 5 है, कीमत में कोई चेंज नहीं होगा। पर कल 5 कीमत थी तो सप्लाई कितने यूनिट की होती थी, 5 की, और आज कीमत 5 है तो कितने की हो रही है हमारे पास, आज कितने की हो रही है आपकी 10 की। तो पहले ग्राफ था ऐसा और अब कैसा हो गया, तो ये हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि होना। समझ आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें प्राइस में चेंज आ रहा था ना, पहले 2 था अब 3 हो गया, बट इसमें प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। प्राइस कल भी 5 था, प्राइस आज भी 5 है। जब कल प्राइस था 5 तो क्वांटिटी होती थी 5 की, आज प्राइस है 5 तो क्वांटिटी होती है कितने की, 10 की, बढ़ गया, ठीक है। इसमें जो है वो राइट साइड, इसमें जो है क्या हो रहा है, आपका राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सही है चीज, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। समझ चीज, ऐसे इसमें देखो डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, प्राइस कल भी था 5, प्राइस आज भी 5 है, बट जब कल था प्राइस 5, जब कल था प्राइस 5 तो क्वांटिटी सप्लाई होती थी 10, और आज है प्राइस 5 तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो रही है 5 की। पहले कर्व ऐसा था और अब कर्व ऐसा हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे राइट साइड में आपका वो शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कमी और इसे हम कहते हैं वृद्धि। समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, फिर बता रहा हूँ। इस वाले केस में क्या होता है, प्राइस में चेंज आने से बढ़ेगा या घटेगा, और इस वाले केस में क्या होगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर फैक्टर में चेंज आ सकता है। अदर फैक्टर मैंने बताया था ना, हो सकता है कि मान के चलो हमें ऐसा लगा हो प्रोड्यूसर्स को कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे, तो इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ेंगे तो वो अभी सप्लाई कम कर देगा, और उससे अगर लगेगा कि इन फ्यूचर प्राइस घटेंगे तो अभी सप्लाई बढ़ा देगा। समझ चीज, तो करंट टाइम में इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, बट इसमें प्राइस में चेंज होता है, ठीक है।
सुना गया चीज ना। तो इन दोनों के बेसिस पे जो हम बात कहेंगे वो हम ये कहेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन में अंतर पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले दोनों के अंदर, डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे बोले कि डिफरेंस बिटवीन, अलग अलग तरीके से डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। आपसे पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ही बढ़ना था, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना है। अब अंतर कैसे होगा? डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑफ सप्लाई कर्व। आपको बोलेगा कि भाई बताओ अंतर क्या है, मतलब पूर्ति वक्र पर विस्तार व वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, पूर्ति वक्र पर विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो आप साफ कह दोगे कि विस्तार तब होता है जब किसमें चेंज होता है? प्राइस में। जिसमें किसमें चेंज होता है? प्राइस में। तो इसमें प्राइस में चेंज होता है, कीमत में चेंज होता है, बट इसमें कीमत में चेंज नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? अदर फैक्टर, यानी कि अन्य कारकों के अंदर इसमें चेंज होता है। ठीक है, इसमें प्राइस में चेंज होता है, इसमें अदर फैक्टर में चेंज होता है, अन्य कारकों में चेंज होता है। दूसरा, इसे हम कहते हैं क्या? मूवमेंट इन, इसे हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र पर संचलन कहते हैं इसे हम। बट इसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र पर खिसकाव कहते हैं। ठीक है, फिर आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बना देना जैसे हमने ऊपर बनाया है, सेम ऐसे यहां पर भी चीज। हाँ, और इसे हम क्या कहते हैं? ये किसका पार्ट था? ये था किसका पार्ट? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। और ये किसका पार्ट था? चेंज इन सप्लाई, यानी पूर्ति में परिवर्तन का। तो ये पार्ट है किसका? इट इज द पार्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ये किसका पार्ट है? तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का भाग है। और जबकि ये किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। ये किसका पार्ट है? ये है पूर्ति में परिवर्तन का हिस्सा है। ठीक है, देखो अगर ना ये चैप्टर करने के बाद अगर आप लोग घर पे ना डिमांड के चैप्टर की प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों ही चैप्टर सेम है, हर डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है उनका। बस जो दिक्कत पता है क्या है? डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो हम कंज्यूमर बन जाते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि जब कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे। बट सप्लायर जब पढ़ते हैं ना, सप्लाई पढ़ते हैं तो अपने आप को बेचने वाला समझ लो। तो मैं बेचूंगा कब? जब कीमत ज्यादा होगी, यानी कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ा दूंगा। बट इसमें जब डिमांड बढ़ते तो कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ाऊंगा। बस ये समझना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट है वही, जो कॉन्सेप्ट उसमें था, जो कॉन्सेप्ट इसमें था, सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है। ठीक है, उसमें भी ये सारा टॉपिक था आपका। तो इसी प्रकार से अगर आपसे बोले कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या अंतर है, तो हम वही कहेंगे कि ये प्राइस में चेंज के कारण होता है, ये अदर फैक्टर में चेंज के कारण होता है। इसको हम मूवमेंट कहेंगे, इसको शिफ्टिंग कहेंगे। दोनों का ग्राफ बना दोगे, ये इसका पार्ट है, उसका पार्ट है, सेम हो जाएगा। ठीक है, समझाया चीजें मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, समझाया? ठीक, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होता है आपका चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, और क्या होता है आपका चेंज इन सप्लाई। दोनों के अलग अलग प्रकार, दोनों के अलग अलग टाइप्स के हमने बाद में बात कर लिया। ठीक है, नाउ अब जो हमारे पास टॉपिक होता है ना, वो होता है क्या, जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपके, अच्छा कुछ टॉपिक ऐसे वाली बात करते हैं। तो कुछ और टॉपिक है हमारे पास जिसमें कहता है क्या कि ना सब्सिडी का, जैसे कुछ फैक्टर्स दे देगा आपसे कि कहेगा बताओ सब्सिडी का या जीएसटी का सप्लाई कर पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे उसकी बात करते हैं। जैसे आपसे बोलेगा क्या कि इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज एट सप्लाई कर, यानी कि पूर्ति वक्र में अनुदान, पूर्ति वक्र में अनुदान कह दो या कह दो आर्थिक सहायता के प्रभाव। ठीक है, अच्छा तो आप सबको पता है सब्सिडी क्या होती है, समझना ध्यान से, सब्सिडी क्या होती है। तो देखो सब्सिडी का मतलब होता है ना सरकार के द्वारा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना उनको कुछ छूट प्रदान कर देना, उनको कुछ रियायतें दे देना, जैसे कि बिजली बिल आपका कम कर देंगे, ठीक है, बिजली बिल माफ कर देना, ठीक है, समझ ये चीज, कुछ फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उसको हम कहते हैं सब्सिडी, एक तरह से सहायता। ठीक है, तो सब्सिडी का क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो हम सबको पता है क्या कि अगर सरकार सब्सिडी देती है ना तो सब्सिडी देने से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को कॉस्ट कम पड़ेगी और कॉस्ट कम आएगी तो सप्लाई ज्यादा करेगा। ठीक है, समझा चीज। हाँ, तो वही कह रहा है कि हमारे पास बनना कह रहा है क्या, सरकार के तो सब्सिडी से बनता है ना, सब्सिडी क्या होती है, तो सब्सिडीज जो है, सब्सिडीज या अगर हम बात करें आर्थिक सहायता, यह सरकार के द्वारा उद्योगों को प्रदान की जाती हैं, ये सरकार के द्वारा उद्योगों को प्रदान की जाती हैं तथा इससे उत्पादन की जो लागत होती है, इससे उत्पादन की जो लागत है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रीज which helps in the reduction of cost, जिससे क्या होता है, जो उत्पादन की लागत होती है वो कम हो जाती है, और हमें पता है कि जैसे हमारी लागत कम आएगी, जैसे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है ना वो ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। अच्छा, हम सबको पता है ना ये सब्सिडी है, ये अदर देन वाला फैक्टर हो गया ना, ये कीमत वाला फैक्टर नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया, अदर देन वाला। इसमें कीमत तो मान के चलो कल भी 5 है और कीमत आज भी 5 है, बट पहले 5 कीमत पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई होती थी, मान के चलो 6, कितनी होती थी। अब जैसे सरकार ने सब्सिडी दे दी तो सब्सिडी देने से क्या हुआ, कॉस्ट कम आ जाएगी, तो अब वो 5 रुपए में कितना सप्लाई कर देगा, 10 सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। तो सब्सिडी होने से अगर सब्सिडी बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, और वहीं अगर सब्सिडी घटता है तो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, समझा चीज ना, तो ये चीज था आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सब्सिडी का इफेक्ट। अब वही अगर आपसे बोलता है कि भाई जीएसटी का क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो जीएसटी ज्यादा लगने से क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स ज्यादा पड़ेगा, तो वस्तु की जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ते हुए सप्लाई जो है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो यानी कि जीएसटी वाले में क्या है, तो इफेक्ट ऑफ जीएसटी एट सप्लाई कर, तो सप्लाई कर पर जीएसटी का क्या इफेक्ट जाएगा। ठीक है, समझ ध्यान से। तो जैसे कि यहाँ पे वो ये भी है इसी का पार्ट, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है वस्तु का, मान के चलो प्राइस कल भी 5 था और प्राइस आज भी 5 है, बट कल जब प्राइस 5 था ना तो वस्तु का सप्लाई होता था कितने यूनिट का, 10 यूनिट का, बट अब क्या हो गया है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ गई। जीएसटी बढ़ते ही क्या हो जाता है, वस्तु की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे में जो सरकार है वो क्या करेगी, सप्लाई को, ठीक है, सप्लाई घट रही है ना हमारे पास, सप्लाई घट जाएगी ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते ही सप्लाई क्या कर देगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए चीज? मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये कि ये जो चीज है ना, ये वाला पॉइंट ये है बिफोर जीएसटी। मतलब जीएसटी लगने से पहले ग्राफ ऐसा था और जीएसटी लगने के बाद जो ग्राफ है वो कैसा हो गया आपका, पीछे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो है, जीएसटी कहीं ना कहीं क्या कर देती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते ही जो सप्लाई होगा आपका वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा भी हो जाएगा कि जीएसटी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, जीएसटी बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी और जीएसटी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ? ये भी ऐसा ऐसे देख, ये था आपका, ये था बिफोर सब्सिडी और ये था आफ्टर सब्सिडी। सब्सिडी में उल्टा है, सब्सिडी लगने से चीजें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाएगा। ठीक, सो इन सब के बाद ना जो हमारा अगला टॉपिक होता है, मतलब जैसे हमने डिमांड के बारे में पूरा पढ़ा, जैसे डिमांड था आपका, जिस प्रकार से हम पूरा डिमांड पढ़ते थे कि डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमने उसके अंदर ये सारा टॉपिक पढ़ा था। उसी प्रकार से जब हमने डिमांड का अगला चैप्टर चालू किया था, कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चैप्टर होता है, मतलब इसी के टॉपिक में ही वो इंक्लूड कर दिया गया है, अलग चैप्टर ना बना करके, जिसे हम कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ, देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसे हम कहते हैं पूर्ति की लोच। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच का मतलब क्या था वहां पर, कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। उसी प्रकार से यहां पर भी आपका कि प्राइस में द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से सप्लाई में कितना परसेंट का चेंज आता है, इसी को हम कहते हैं पूर्ति की लोच। यही सेम डेफिनेशन डिमांड के अंदर भी थी कि प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आता है, वो होती थी मांग की लोच। ठीक है, यानी कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन आने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन आता है, इसी को हम कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की परिवर्तन। ठीक है, पूर्ति की लोच, सॉरी। ठीक है, तो पूर्ति का लोच मतलब क्या है आपका, कि परसेंटेज चेंज प्राइस में आने से सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आया, इसी को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो, हमने कहा कि देखो भाई हमारे पास ना ये टेबल है, इस टेबल में आपको प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी दे रखी है सप्लाई की। ठीक है, कल था प्राइस 10 तो क्वांटिटी होती थी कितने की, 100 की। आज प्राइस हो गया 20%, तो यहां पर क्वांटिटी हो गई 150। कितना हो गया, 150। तो हमने देखा प्राइस कितना परसेंट बढ़ गया, पहले था 10, अब 10 और बढ़ गया ना, यानी कि प्राइस बढ़ गया पूरा 100%। प्राइस 100% बढ़ा, बट सप्लाई क्वांटिटी कितनी बढ़ी, पहले होती थी 100 और अब 50 बढ़ी है ना, यानी केवल कितना परसेंट बढ़ा है, 50%। ठीक है, तो यानी प्राइस में परसेंटेज चेंज आने से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आया, ये होता है हमारा पूर्ति की लोच। ठीक है, फिर वहां पर भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी मल्टीप्लाई में पी बाई क्यू। सेम यहां पर भी वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब जो देखो, तो वहां पर जैसे हम डिमांड में बात करते थे ना, डिमांड का जो फॉर्मूला हो जाता था ईडी इज इक्वल टू में माइनस का चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी मल्टीप्लाई में पी बाई क्यू। वहां पर यहां माइनस आता था,
बस यहाँ पर है क्या, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q। इस फॉर्मूले को या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं क्या, ES इज इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार से कि ES इज इक्वल टू में वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। इस तरह से एक फॉर्मूला आपका सिंपल सा ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है। वैसे इसी से ये फॉर्मूला आपका बना है, ठीक है। कैसे, तो इस प्रकार से देखो, तो हम जानते हैं कि भाई जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई में 100, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन P अपॉन में P मल्टीप्लाई में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया, चेंज इन Q अपॉन में Q, और ये नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, ये चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q, ठीक है। तो कुल मिला के ना ये दो मेजर फॉर्मूले होते हैं इसके, और इसी फॉर्मूले से ये बनता है आपका कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं चेंज इन, मतलब परिवर्तन। चेंज इन जैसे तो चेंज इन का मतलब पता है क्या है कि पहले था 100 और अब कितना हो गया, तो चेंज कितने का आया, 50 का, तो चेंज इन हो गया। क्यों, मतलब हमारी पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 100, गुणे में 100 हो जाएगा, बटे में चेंज इन P कितने का चेंज आया, 10 का, बटे में P पहले वाली वैल्यू, गुणे में 100, ठीक है। चेंज इन Q हम कैसे निकालते हैं, तो Q1 माइनस Q2, और ऐसे ही चेंज इन P हम कैसे निकालते हैं, P1 माइनस का P2, ठीक है। Q1 पहले वाली क्वांटिटी, Q2 बाद वाली क्वांटिटी, P1 पहले वाली प्राइस, P2 बाद वाली प्राइस होती है हमारी, ठीक है। यहाँ जो एक P है ना, ये Q1 और P1 ये बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा सेम वैसे मैंने कहा ना, आपको अगर डिमांड वाला चैप्टर आता है, डिमांड वाला अगर इसके अगर आप डिमांड वाला चैप्टर भी रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो दोनों चैप्टर, और ये भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम वही चीज है इसके, ठीक है। तो समझ आ गया चीज। तो जैसे उसके अंदर फॉर्मूला था ED इज इक्वल टू में माइनस का चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q, यहाँ पर बस प्लस में होता है, कोई चेंज नहीं है। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बटे में चेंज इन प्राइस। इसको तरीका ये होता है लिखने का, तरीका तक कट जाएगा तो आपका लिख जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बेस पे अगर हम मान के चलो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन देखो, अब इस फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं इसके फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। इसमें मैं आप बोलेगा आपको क्या कि आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जांपल आपको दे रखा है, क्या समझना, कहता है क्या कि व्हेन प्राइस, जब प्राइस था आपका 20 रुपए, ठीक है, जब प्राइस था आपका 20 रुपए, तो जब प्राइस था आपका 20 रुपए, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होती थी वो कितनी होती थी, वो होती थी मान के चलो 40 यूनिट, ठीक है। और अब जो आपका प्राइस हो गया है, बढ़कर प्राइस कितना हो गया, मान के चलो ये हो गया आपका 40 रुपए, तो क्वांटिटी जो हुई है ये हो गई मान के चलो 50 यूनिट। तो आपको बताना है क्या कि भाई आखिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हुई है, कितने परसेंट का चेंज आया इनमें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया वही फॉर्मूला था क्या, ES इज इक्वल टू में क्या करेंगे, चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q। तो चेंज इन Q निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था आपका, Q1 माइनस Q2। तो जो पहले वाली क्वांटिटी होती है वो Q1 होती है और बाद वाली क्वांटिटी Q2 होती है। तो Q1 कितना है 40 और Q2 कितना है
50, तो 40 में से 50 गया तो कितना बचेगा ये 40 माइनस का 50 यानी कि माइनस का 10। और ऐसे अगर हम बात करेंगे आपका चेंज इन पी कैसे निकलेगा भाई P1 माइनस का P2, तो P1 कितना था 20 और P2 कितना है 40, तो 20 माइनस का 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर तो चेंज इन Q हो गया माइनस का 10, चेंज इन P हो गया माइनस का 20, P मतलब P1, P मतलब P1 और Q मतलब Q1 कितना था माइनस कट जाएगा, 20 से 20 कट गया, 10 से 40 कट जाएगा कितनी बार में, तो क्या बच गया 1/4, तो यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 0.2 एंड 5। अच्छा अब देखो एक चीज बताता हूँ, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है ना कि ईडी वाले के अंदर जब हम डिमांड की इलास्टिसिटी निकालते थे वहां पर फॉर्मूले में माइनस होता था, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं होता, तो वहां पर माइनस इसलिए होता था क्योंकि वहां पर ना क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशन कैसा है नेगेटिव है, कि अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, बट यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस घटती है तो डिमांड और सप्लाई भी घटती है और प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन और वहां पर नेगेटिव रिलेशन होता था। तो ये आपका ES हो गया, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हमने इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ा था ना कि 5 तरह के आपके लोच होते हैं, ED = इंफिनिटी, ED = 1, लेस देन 1, मोर देन 1, उसके 5 से प्रकार, ऐसे इसके भी 5 प्रकार होंगे, ठीक है। तो वो 5 प्रकार बात करते हैं। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है क्या, देखो ध्यान से समझना। अब ना जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच के प्रकार, ऐसे ही आपका भी होता है क्या कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति की लोच के प्रकार, पूर्ति की लोच के प्रकार, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की लोच के प्रकार, की पूर्ति की लोच कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके ना 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है, समझना। पहला होता है आपका कंप्लीटली इलास्टिक, यानी पूर्णतः लोचदार। तो कंप्लीटली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। इलास्टिक का मतलब होता है चेंज होगा ही होगा। अब परफेक्टली बोल दिया है, कंप्लीटली इलास्टिक बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, समझना ध्यान से, कि मान लो प्राइस और क्वांटिटी, कल प्राइस था 10 और प्राइस आज भी 10 है, बट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो बढ़ रही है और घट रही है, दोनों हो सकती है, 20 से 30 हो गया। मतलब देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट सप्लाई में जरूर चेंज आया, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली या कंप्लीटली इलास्टिक, यानी पूर्णतः लोचदार, कि प्राइस में चेंज आए या ना आए बट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में जरूर चेंज आएगा, ठीक है। कि भाई मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज हो या ना हो, ठीक है, बट सप्लाई में चेंज जो है वो क्या होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें जो आंसर आ जाता है आपका वो क्या हो जाता है, तो अब आंसर कैसे पता चलेगा कि इसमें इन्फिनिटी के बराबर है कि 0 के बराबर है, तो देखो ध्यान समझना। तो यहां पर फॉर्मूला में पता है ना क्या होता है, ES इज इक्वल टू में चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q। तो P में कितना चेंज आया है, 0, कुछ चेंज नहीं आया, तो चेंज इन Q अपॉन में 0 ना, तो कभी भी बटे में 0 हो जाता है तो आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। तो यानी कि यहां पर ES की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका आपका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वो समझना ध्यान से, QX VX, प्राइस कल भी सेम था, प्राइस आज भी सेम है, तो प्राइस तो ऐसा ही रहेगा, तो क्वांटिटी कल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ जो होता है हमेशा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर होता है, ठीक है। तो ये पहला चीज है आपके पास, ठीक है।
जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कीमत में चेंज हो या ना हो बट सप्लाई में चेंज जरूर होगा, और यहाँ पर ES की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि चेंज तो होगा ही होगा। ठीक है, समझा? दूसरा हो जाता है आपका परफेक्टली नॉन इलास्टिक। दूसरा होता है, सुनो ध्यान से, परफेक्टली नॉन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः, देखो अब हमारे पास कौन सा, परफेक्टली नॉन इलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोचदार। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन इलास्टिक है ना, मतलब कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि प्राइस में चेंज हो या ना हो चेंज जरूर होगा, बट इसका मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा। इसका देखो एग्जांपल, हाँ प्राइस देखो, प्राइस कल 10 था, आज प्राइस 20 हो गया है, बट जो क्वांटिटी है ना वो कल भी 10 था और आज भी क्वांटिटी 10 है। तो प्राइस में तो चेंज हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, सर को बढ़ जाना चाहिए, क्या बढ़ रहा है, नहीं। तो इसमें समझना चाहिए आपको, उसको चुप करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि कीमत में चेंज हो परंतु क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ, अब इसके ग्राफ में देखना इसकी जो वैल्यू क्या होगी, समझ ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला में पता ना क्या होता है, ES इक्वल टू में चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P मल्टीप्लाई में P बाय Q। तो देखो Q में कितना चेंज आया है, 0, तो 0 ऊपर रहेगा, P में तो कुछ ना कुछ रहेगा ना, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। नीचे 0 है तो आंसर इंफिनिटी होता है, बट ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार से होगा, तो देखो प्राइस कल था 10 और आज हो गया 20, बट क्वांटिटी कल भी कितनी थी 10 और आज भी कितनी है 10। तो इसका जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, सुना है चीज भाई, हाँ। तो ये उस वाले का था x एक्सिस के पैरेलल, इसका है आपका y एक्सिस के पैरेलल होता है। तीसरे प्रकार की बात करें, 2 टाइप हो गए, 5 टाइप है टोटल। अब तीसरा टाइप देखो, जो थर्ड टाइप होता है जिसमें हम कहते हैं क्या कि ES इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ES इज ग्रेटर देन 1 यानी कि मोर देन यूनिटरी या मोर देन यूनिट, यानी इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। अब तो इकाई से अधिक वाले में क्या होता है समझना ध्यान से, तो इसमें ये होता है, देखो इसमें क्या होता है PX QX, कल PX था 10 और आज PX हो गया है 15, ठीक है, कल PX था 10 आज हो गया 15। इसमें कितने परसेंट का चेंज आया, 5 का, 50% का चेंज आया ना, क्या 50% का, 10 में 5 ही तो बढ़ा है केवल, यानी 50% का चेंज आया इसमें। और इसमें देखोगे आप तो ये था 20 और अब हो गया 40, इसमें कितने परसेंट का चेंज आया, पूरा 100% ना, कि 20 में 20 और बढ़ गया है, 20 में 20 और बढ़ के 40 हो गया ना, तो पूरा कितने परसेंट का चेंज आ गया आपका, 100% का। तो मोर देन यूनिट कब होता है, तो जब प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ है ना उससे ज्यादा किसमें चेंज आया आपका, क्वांटिटी में, समझा चीज। यानी कि ये तब होता है जब प्राइस में परसेंटेज चेंज से, डेटा मतलब चेंज होता है, ज्यादा हो किसमें चेंज, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आए, समझ भाई। यानी कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा परिवर्तन किसमें आ जाए, क्वांटिटी में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, मोर देन यूनिट। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से, QX 0 PX, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे यहां चालू होता है, ठीक है सही भाई। तो ये ध्यान देना, ठीक है। 3 प्रकार हो गए, पहला था आपका परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस में चेंज आए ना आए बट क्वांटिटी में चेंज जरूर आए।
दूसरा था परफेक्टली नॉन इलास्टिक की प्राइस में तो चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तीसरा हो गया आपका मोर देन वन, जिसमें प्राइस में जितना चेंज आता है उससे ज्यादा क्वांटिटी में चेंज आता है। ठीक है, चौथा होता है हमारे पास फोर्थ टाइप, सेम वैसे ही टाइप से, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी यही टाइप से और उनके भी यही कंडीशन होते हैं कि प्राइस में परसेंटेज चेंज से अगर डिमांड में परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो उसे हम मोर देन यूनिट कहते हैं। अगला होता है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई की लोच, इसे हम कहते हैं इकाई की लोच। और इसमें जो देखो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ES इज ग्रेटर देन 1, और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ES इज इक्वल टू 1। ठीक है, ES इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल PX और QX, कल PX था 10 और अब हो गया 20, कितने परसेंट का चेंज आया, पूरा 100% का, 10 से 20 हो गया तो पूरा 100% का चेंज आया। ये था 40 और अब हो गया 80, कितने परसेंट का चेंज आया, पूरा। यानी जिसमें इसमें जितना चेंज आए उतना ही इसमें चेंज आए तो उसे हम कहते हैं क्या, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई की लोच। ठीक है, यानी इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो इक्वल होता है किसके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के। समझ आया चीज, आ गया। और इसका जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसका जो ग्राफ होता है भाई वो आपका इस प्रकार से, QX और PX यहां पर ऐसे, सॉरी बिल्कुल 45 डिग्री का बनते हुए चल रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, सप्लाई। और एक लास्ट होता है आपका एक और पांचवा, ठीक है, पांचवा जो होता है आपका, 4 हो गए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली नॉन इलास्टिक, मोर देन 1, इक्वल टू 1, और अब एक है हमारे पास लेस देन 1, यानी कि लेस देन यूनिट, यानी इकाई से कम। तो इसमें ES का जो आंसर होगा वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा ना, 1 से कम, उसमें 1 से ज्यादा था। ठीक है, और यहां पर 1 से क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या था, जब 1 से ज्यादा था तो हमने क्या कहा था कि प्राइस में जितना चेंज हुआ था उससे ज्यादा क्वांटिटी में चेंज आया था। और जब आपसे बोलता है कि 1 से कम है तो ये कम होगा आपका, ध्यान से, यहाँ है PX और यहाँ है आपका QX, यहाँ है 10 और यहाँ है 20, कितने परसेंट का चेंज आया, पूरा 100। यहाँ है आपका 20 और यहाँ हुआ 30, केवल कितने परसेंट का चेंज आया, 50। तो अब आपने देखा कि प्राइस में जितना चेंज आया ना उससे कम चेंज आया किसमें, क्वांटिटी में। प्राइस जितना चेंज आया उससे कम आया चीज के अंदर। ये 20 था ना, 20 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 30 आएगा, क्योंकि 10 ही मतलब 50% का तो चेंज आया केवल। तो यानी इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होता है वो लेस देन, वो क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है किससे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है, तो जब से अधिक था तो उसका ग्राफ यहां चालू हुआ था, इक्वल टू 1 है तो ग्राफ ऐसे चालू हो रहा है, और जब लेस देन है तो ग्राफ यहां से चालू हुआ। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा आपका भाई QX और PX का ग्राफ, इसका ग्राफ जो है यहां से होता है। ठीक है, समझ चीज। तो कुल मिला के आपके 5 ग्राफ होते हैं। अगर मैं 5 ग्राफों को एक पे समझाने की कोशिश करूंगा तो इस प्रकार से आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से, ये QX, ये PX हो गया आपका। ठीक है, ये होता है आपका नॉन इलास्टिक, जब आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, जब आंसर क्या होता है आपका, परफेक्टली इलास्टिक, जब आंसर क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। ये होता है आपका ES इज ग्रेटर देन 1, ये होता है आपका ES इज इक्वल टू 1, और ये होता है आपका ES इज लेस देन 1। तो एक ही ग्राफ के अंदर ये सारे थे आपके। ठीक है, समझ चीज। तो इसी के साथ जो आपका ये वाला चैप्टर था ना, कौन सा, सप्लाई वाला, वो पूरा आज जा करके समाप्त हो जाता है। अब आपका केवल एक ही चैप्टर रह गया, उस चैप्टर का नाम है मार्केट, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के रूप। ठीक है,